हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड होंगे टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर्स में, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो आपके इस वाले एग्ज़ाम में, दैट इज़ कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। हमें एक आइडिया मिल सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस बेसिस पे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और जल्द ही हम अपना जो कोर्स है जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे थियोरेटिकली वाइज प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे प्लस एमसीक्यूज, उसको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर जो एग्ज़ाम था जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी, उसी एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, देन इसका सोल्यूशन चेक करेंगे। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लैंग्वेज फ्रॉम द क्वेरी। तो यहाँ पे एसक्यूएल जो होती है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल आपकी डेटाबेस के अंदर यूज होने वाली एक लैंग्वेज होती है। तो ये आपकी है एसक्यूएल। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक क्वेरी दी हुई है और पूछा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज में ये क्वेरी लिखी गई है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स में काफ़ी सारी कमांड्स होती है, उसमें से कौन सी कमांड ये है। तो ऑप्शंस, आप ऑप्शंस पढ़ने से पहले ये देखो क्वेरी है क्या। क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल नेम अकाउंट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये आपका कॉलम नेम है, ये उसका टाइप है और ये उसका साइज है। सिमिलरली ये आपका सेकंड कॉलम नेम है और ये उसका डेटा टाइप है। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी अकाउंट नाम से, जिसमें अकाउंट नंबर करेक्टर होगा 10 डिजिट का और जो बैलेंस होगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें इस क्वेरी को समझना है और आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे जो क्रिएट है यही कमांड है जो इसका आंसर बताएगी। तो ऑप्शंस देखो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं टीसीएल, नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं डीएमएल, नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल एंड लास्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं डीडीएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स हमेशा से डेटाबेस में आती ही आती है। जब भी आपके सिलेबस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, वहाँ पे इन कमांड्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। तो ज़रूर से हमें, जब हम डीबीएमएस पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को ध्यान से करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ आपको, जो आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो, एसक्यूएल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करती है जब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। दूसरी बात, ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज साथ ही साथ ये एक नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसमें आप चाहो तो क्रिएट कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, देखो डेटाबेस हमारा क्या होता है, जो हमारे सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। लेकिन अब मुझे उस डेटाबेस में जाके किसी रिकॉर्ड को फेच करना है, तो डायरेक्टली मैं नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे क्वेरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। उस क्वेरी को मैं लिखूंगी और मुझे डेटा के साथ जो भी करना है, वेदर आई नीड टू अपडेट डेटा, वेदर आई नीड टू क्रिएट न्यू डेटा, क्रिएट न्यू टेबल, एडिट एनी कॉलम नेम, या मुझे कुछ डिलीट या ऐड करना है, तो उसके लिए रिट्रीव करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, इन सब ऑपरेशंस के लिए यू नीड अ क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। तो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ भी अगर आपको डेटा के साथ चेंजेस करने हैं तो यू नीड अ क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होने चाहिए जो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जो आपका डीडीएल कमांड्स है, एसक्यूएल कमांड्स के अंदर डीडीएल जो कमांड्स है, इसे बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब भी हम डेटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं तो वो सारी कमांड्स इसके अंदर आएंगी। तो इसके अंदर जो मेन मेन कमांड्स आती हैं वो इसके अंदर आती हैं।
क्रिएट कमांड, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रिएट कमांड इसके अंदर आती है, इसके अलावा ड्रॉप कमांड, ठीक है, ड्रॉप कमांड इसके अंदर आती है, एंड साथ में ऑल्टर कमांड इसके अंदर आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक होती है ट्रंकेट कमांड। तो कई बार ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस भी पूछते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल्ड बैच में तो सब कुछ बताऊंगी। तो ये डीडीएल कमांड्स के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट कमांड्स है डीडीएल लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा तो जब भी हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर की बात, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव चाहते हो तो आपको डीडीएल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है डीएमएल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स आती है वो आती है, यहाँ पे मुझे डेटा में चेंजेस करने हैं, डेटा के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करना है। अगर हम डेटा के स्ट्रक्चर में बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए भी नीड टू यूज डीडीएल लैंग्वेज, लेकिन अगर डेटा में नॉर्मल बदलाव करना है तो उसके लिए आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे आपको कुछ नया इंसर्ट करना है, ठीक है, टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए डीडीएल पे जाओगे, बिकॉज टेबल मतलब होता है स्ट्रक्चर, लेकिन कोई रो इंसर्ट करनी है टेबल में तो उसके लिए आप जाओगे डीएमएल पे, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट इनटू होता है, इंसर्ट कमांड के बाद अपडेट, अपडेट मान लो मुझे अपना फोन नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पे डीएमएल कमांड में अपडेट कमांड यूज करेंगे। डिलीट करनी है कोई आपको रो, जैसे आपने कोई ईमेल आईडी है जो गलत डाल दी थी, आपको नहीं डालनी थी, चेंज करना है तो डिलीट करके नया डाल देंगे उसको, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको डिलीट करनी है वो आप डीएमएल से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बता देती हूँ, जो हमारा ये हमारा डीसीएल कमांड है, ठीक है, डीसीएल लैंग्वेज बेसिकली जो है, इसमें जो कमांड आती है वो होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल के लिए ग्रांट की कौन कौन सी परमिशंस आपको देनी है, और वो परमिशन अगर वापस लेनी है यूजर से तो रिवोक। ग्रांट मतलब देना परमिशंस को, रिवोक मतलब परमिशंस को वापस से ले लेना, ठीक है। इसके अलावा जो एक होता है वो है टीसीएल। तो मैंने आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता दिया इसके बारे में, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे जरूर बैच में। टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी आपको। आप एक ये मान लीजिए कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो किसी सर्टेन टास्क को फुलफिल करने के लिए होती है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है कमिट, ठीक है, जो हमारे उन स्टेटमेंट्स को, कमिट का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारी सेव हो जाएगी परमानेंटली। इसके बाद एक होता है रोल बैक, और इसमें एक और होती है दैट इज सेव पॉइंट। सेव पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट तक ही रोल बैक करता है सेव पॉइंट के अंदर, ठीक है। और जो हमारी जो हमारे पास सेलेक्ट कमांड होती है ना, सेलेक्ट कमांड, वो जनरली या तो आपको डीएमएल के अंदर देखने को मिलती है, या फिर उसको हम अलग से डी क्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ाते हैं। तो सेलेक्ट कमांड भी इंपॉर्टेंट है। किसी रो को आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अ, इतना जो हमने डिस्कशन किया वो काफ़ी है। हेंस क्रिएट देखते ही, इस क्रिएट को देखते ही आंसर मिल गया कि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, दैट इज डीडीएल। बिकॉज क्रिएट आ रहा है तो स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हो, आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो वो डीडीएल के अंदर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बबल्स आर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस फॉर विच गेट। तो बबल आपको कहाँ दिखाई देता है, गेट्स के अंदर। तो गेट, लॉजिक गेट, मतलब जो ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीओए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये हमेशा से ही एग्जाम में आता रहता है। अब देखो, यहाँ पे बबल पूछा है, तो अगर आपको याद हो तो हम लॉजिक गेट्स, आपको पता है क्या होते हैं लॉजिक गेट, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी हमारे सिस्टम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसको हम बोलेंगे क्या, लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी ऑफ गेट पढ़ाते हैं हम, लेकिन सबसे फंडामेंटल जो गेट होते हैं वो तीन होते हैं। फंडामेंटल जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो तीन पढ़ाते हैं हम। फंडामेंटल बोलो या बेसिक लॉजिक गेट्स बोलो, एक ही बात है, बेसिक लॉजिक गेट्स। वो तीन होते हैं और इन्हीं तीनों से मिलके बाकी सारे लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं।
तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो होता है नॉट गेट, सबसे बेसिक और सबसे आसान गेट होता है। सेकंड इज और गेट। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिले और आप देखते जाओ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर दोज टॉपिक्स फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, अब देखो, नॉट गेट जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट गेट होता है। इस गेट के अंदर क्या होता है, ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ये एक ही इकलौता गेट होता है जिसके अंदर एक ही इनपुट होता है, आउटपुट सब में एक होता ही होता है। ठीक है, और गेट में क्या होता है, मिनिमम टू इनपुट्स आर रिक्वायर्ड बट मैक्सिमम देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो टू और मोर इनपुट्स होते हैं यहाँ पे, टू और मोर इनपुट्स होते हैं यहाँ पे एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, सिमिलरली एंड गेट में भी टू और मोर इनपुट्स हो सकते हैं एंड वन आउटपुट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बबल की। तो अगर आपको याद हो नॉट गेट कैसे दिखाई देता है, नॉट गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये होता है बबल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको एक्सप्रेशन में बबल दिखाई देगा, आपके सर्किट डायग्राम में बबल दिखाई देगा, दैट इज वो आपका नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं हमने एक इनपुट ए लिया है, तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड या इन्वर्टेड आउटपुट हमें ए कॉम्प्लीमेंट या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। इस सिंबल को बोलते हैं प्राइम सिंबल, इसको बोलते हैं बार सिंबल। दोनों कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आ गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट गेट की अगर ट्रुथ टेबल आपको बताऊं मैं, ट्रुथ टेबल, तो हर एक गेट की टेबल्स अच्छे से पढ़ाऊंगी जब हम पढ़ेंगे इसको। तो देखो, एक ही इनपुट है, इसको y मान लेते हैं आउटपुट। ठीक है, और एक हमारे पास आउटपुट है y। अब यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ रहे हैं वन और जीरो की फॉर्म में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ इस टर्म की, दैट इज डिजिटल, तो यहाँ पे जीरो और वन की ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ए या तो होगा जीरो या तो होगा वन। तो अगर जीरो होगा तो आउटपुट में इसका उल्टा क्या आ जाएगा, वन। अगर वन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका बबल है ना, ये बबल ये आपके नॉट गेट को मतलब इन्वर्जन को शो करता है। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट गेट। इसके अलावा और गेट, एंड गेट, बहुत से गेट हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल गेट की, तो डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगी आपको बैच में, तो बहुत सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल गेट्स की अगर बात करें तो दो होते हैं यूनिवर्सल गेट, जिसमें हम बात करें नैंड गेट की और नॉर गेट की। इसके अलावा दो स्पेशल लॉजिक गेट्स भी होते हैं, स्पेशल गेट्स, जिसमें हम बात करते हैं एक्सॉर, या इसे जोर भी कह सकते हो, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ठीक है, और हर इन सभी गेट्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारा नॉट और एंड का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल गेट्स से ही मिलके बाकी सारे गेट्स बनते हैं। क्वेश्चन में था कि बबल्स जो होते हैं वो किस गेट के लिए रिप्रेजेंटेशन में यूज आते हैं, दैट इज योर नॉट गेट। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये बाकी सारे गेट अगर आपको पढ़ने हैं तो फिर आपको अच्छे से बाद में मैं जरूर से पढ़ाऊंगी। चलो आगे चलते हैं। A group of objects that share common properties for data part and some program part are collectively known as। तो ये क्वेश्चन हमारा C++ से बनता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है देखो, बोला हुआ है a group of objects that share common properties for data part and some program part are known as। तो आपको अगर याद हो कि C++ stands for ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अंदर हमने क्या करा है, सी लैंग्वेज के अंदर जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है उसको डाला गया है। तो अब इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर ना हमने जो मेन कॉन्सेप्ट डाला है वो डाला है किसका, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहीं से आया है। ऑब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्ट होते क्या है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारी रियल टाइम या रन टाइम एंटिटीज है। ठीक है, तो रन टाइम एंटिटीज है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, या कोई बैंक अकाउंट है। ठीक है, एनीथिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए मैं क्लास बनाऊंगी। ठीक है, एक क्लास बनाऊंगी। क्लास जो है वो हमारा होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। क्लास का कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है, ये जो होता है ना, ये कलेक्शन होता है बहुत सारे टाइप्स का।
इसमें आप बहुत सारे टाइप्स को रख सकते हो। और इसी का जो एग्जाम्पल होगा, मतलब जो क्लास है, क्लास का जो एग्जाम्पल होगा वो होंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। क्लास होगा तो क्लास के जो एग्जाम्पल होंगे उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, और इस तरीके से क्लास है, क्लास का नाम है। यहाँ मैंने दे दिया है मान लेते हैं इंट रोल नंबर, और यहाँ मैंने दे दिया है मान लेते हैं हम कैरेक्टर नेम और 10। तो 10 साइज का नेम का एक एरे बन जाएगा, कैरेक्टर एरे, इस तरीके से। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने से पहले अगर मैं S1 S2 S3 ऐसे लिख देती हूँ, तो ये जो मैंने S1 S2 S3 लिखे हैं ना, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट है। तो क्लास तो एक ही है, स्टूडेंट एक क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर है क्या? इस क्लास के अंदर एक रोल नंबर है और एक नाम है। मतलब कि S1 S2 S3 जो तीनों ऑब्जेक्ट बने हैं, इन तीनों के पास रोल नंबर और नेम नाम का क्या होगा, एक टाइप होगा। ठीक है, एक क्या होगा, एक आपका वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल होगा हर तीनों के अंदर। तो ये तीनों ही कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्लास होती है वो हमारी इस तरीके से बनाई जाती है कि उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज को हमारे रख पाए। अब यहाँ पे डेटा मेंबर भी होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ डेटा मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन मेंबर फंक्शंस भी आप इसके अंदर बना सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर इतना सही होने वाला है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लास। ठीक है, तो क्लास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इंक्लूड किया गया था C++ के अंदर, जो ही इसे क्या बनाता है, जो इसे बहुत ज़्यादा अलग बनाता है सी प्रोग्राम से। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं C++ जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब आपको बताना है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं C++ के अंदर, ऊप्स कॉन्सेप्ट वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनके जो नेम है वो आपको कमेंट में डालना है, कौन कौन से ऊप्स कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड करते हैं जब हम बात करते हैं C++ की। ठीक है, तो ये आप बताएंगे, और साथ में आप ये बताएंगे कि C++ किस पर्टिकुलर पर्सन ने इन्वेंट करी थी। ठीक है, इनके इन्वेंटर का नाम या फिर जो डेवलपर है उनका नाम बताना है आपको कमेंट में, और कौन सी ईयर में करी थी। तो डेवलपर का नाम, C++ किसने डेवलप किया, डेवलपर नेम एंड ईयर बताना है, और साथ में जो ऊप्स के पैराडिगम होते हैं, जो 3-4 पैराडिगम होते हैं, उनके नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए कि क्लास क्या है। क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है कि कौन कौन से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं वो इस्तेमाल में लाएंगे। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस क्लास के एग्जाम्पल या उस क्लास के इंस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होगा जब ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये आपको सी में दिख रहा है प्रोग्राम, बिकॉज प्रिंटफ का इस्तेमाल किया है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो होते हैं वो सी के अंदर यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है देख लेते हैं। यहाँ पर हमें हैश इंक्लूड दिया हुआ है, इंट मीन इफ एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ में यस प्रिंट करना है, एल्स में प्रिंटफ में नो प्रिंट करना है और रिटर्न 0। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, बिकॉज जो इफ में लिखा है ना उसी पर हमें ध्यान देना है। इफ यहाँ पर जो है वो ये बताने वाला है बेसिकली कि इनसे कंट्रोल स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही आपके आगे का प्रोग्राम उसके बेसिस पे ही चलने वाला है। अब यहाँ पे जिसको ये समझ में आ गया उसका क्लियर है। तो ये चीज़ देखो पहले, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है सिंगल कोड्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ है 0। जब भी हम किसी भी सिंबल को सिंगल कोट में इंक्लूड कर देते हैं, सिंगल कोट में इनक्लोज कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं करेक्टर कांस्टेंट। तो ये जो आपका है दिस इज करेक्टर कांस्टेंट, ये एक करेक्टर है, करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, विच इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ऑलवेज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन या सिंगल कोट। ठीक है, अगर हम डबल कोट में लिखते हैं ऐसे करके, जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं मैंने लिख दिया है कंप्यूटर,
तो डबल कोट में जब हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, करेक्टर्स को एक साथ लिखना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है, तो ये तो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग कहलाता है। लेकिन जब हम सिंगल कोट में इंक्लूड करते हैं किसी भी सिंबल को, दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्टर कांस्टेंट। अब इफ के अंदर लिखा है 0 इक्वल टू दिस 0, तो ये जो 0 है ये तो आपका क्या है, दिस इज योर नॉट अ, दिस इज नॉट अ करेक्टर, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल क्या है, इंटीजर हो गया एक तरीके से। ये एक नंबर है और ये एक करेक्टर है। तो नंबर जो है वो करेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन ही फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब प्रिंटफ में यस तो प्रिंट नहीं हो सकता, तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलता है, एल्स वाले ब्लॉक में जो भी लिखा होता है वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो प्रिंटफ में नो ही आपके स्क्रीन पे आएगा, तो नो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पर ये करेक्टर कांस्टेंट है और ये आपका नंबर है। तो नंबर करेक्टर कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। तो नो प्रिंट होगा, जो एल्स में लिखा हुआ है वो ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड व्हेन यूजर्स वांट टू एंटर मोर देन जस्ट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आपको HTML पेज में कुछ ऐसा करना है कि आपको एक से ज़्यादा लाइन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूड करना है, तो कौन सा पर्टिकुलर HTML टैग आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अधिकतर केस में हम जो ये है, ये हम HTML फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, HTML फॉर्म्स के साथ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे अपना एड्रेस इनपुट करवाना है, तो एड्रेस कैन बी मोर देन ऑफ वन लाइन ना। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, एक ऐसा HTML एलिमेंट चाहिए जो मोर देन वन लाइन को इंक्लूड करवा सके। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ टेक्स्ट एरिया। अब ये यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया, इस तरीके से लिखा। अब मुझे इसके दो एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए रोज़ है, आप सेट कर सकते हैं कि रोज़ का साइज़ आपको मान लो 5 रोज़ चाहिए, और कॉलम मतलब कॉल्स का साइज़ आपको चाहिए 4 कॉलम्स। तो 4 कॉलम और 5 रोज़ का जो स्पेस है आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट है वो लिखेंगे आप, एंड देन टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट एरिया वो HTML एलिमेंट है दैट इज यूज टू एंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट को अगर इनपुट करवाना है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सिंगल लाइन टेक्स्ट की बात करें तो उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ में आता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट एरिया है वो आपका विदाउट इनपुट एलिमेंट यूज़ होता है, और वो आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एड्रेस इनपुट करवाना है, या फिर मुझे अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो मोर देन वन लाइन से ज़्यादा है, तो उसके केस में आपको इस तरीके से टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच पोर्ट इज यूज्ड बाय HTTP। तो HTTP कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, पोर्ट नंबर से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कैसा प्रोटोकॉल है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से ही क्लियर है कि ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है डेटा को, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसका मेन काम क्या होता है, जो भी डेटा हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी डेटा हमारा अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पे, उसको एक्सेस करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ में लाया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे वो प्लेन डेटा हो, प्लेन टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, हाइपर टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके पोर्ट नंबर की। तो हर एक जो भी प्रोटोकॉल यूज़ में आता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसका उसका एक पोर्ट नंबर होता है। तो इसका जो पोर्ट नंबर इस्तेमाल में आता है वो होता है पोर्ट नंबर 80। काफ़ी पॉपुलर है कि पोर्ट नंबर 80 कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो दैट इज़ यूज्ड बाय विच प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है।
इसके अलावा आपसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकते हैं, एच टी टी पी एस भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें एस जो है वो एस की फुल फॉर्म होती है सिक्योर। मतलब यहाँ पे एच टी टी पी में सिक्योरिटी को इंक्लूड किया है यूजिंग एस एस एल लेयर। एस एस एल लेयर का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये लेयर आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कई बार आप देखते हो कि बहुत सी वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि मालवेयर्स वगैरह नहीं होते हैं, वो थोड़ी सी वायरस या आप कह सकते हैं वायरस फ्री वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी के चांसेस और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो HTTPS भी एक पोर्ट नंबर यूज़ करेगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये होता है 443। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में HTTP पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 HTTPS के केस में करेक्ट होगा, लेकिन HTTP में आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और है कि HTTP को हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मतलब जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट को कोई डेटा चाहिए, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी, अब वो वेट करेगा जब तक आपका सर्वर उसे रिस्पॉन्स ना प्रोवाइड कर दे, ठीक है। जैसे ही सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, तो रिक्वेस्ट को जैसे ही सर्वर फुलफिल करने लगेगा, उसका रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा, वापस से HTTP क्लाइंट को मिलेगा। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, वो सिर्फ उस करंट रिक्वेस्ट के लिए ही बनता है, ठीक है। उस करंट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स टाइम तक ही वो रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई फुल फ्लेज कनेक्शन यहाँ पे नहीं बनता है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनके बारे में जो बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल जैसे कि FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, इसमें ये दो पोर्ट नंबर यूज़ करता है, एक 20 पोर्ट नंबर और एक 21 पोर्ट नंबर। 20 पोर्ट नंबर जो है वो डेटा को सेंड करने के लिए होता है, और जो 21 है वो डेटा को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके अलावा टेलनेट जो होता है, टेलनेट भी एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जिससे हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। इसका पोर्ट नंबर 23 होता है। इसके अलावा SMTP एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारा ईमेल यूज़ करता है, ईमेल सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 25 प्रोटोकॉल नंबर होता है इसका। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, POP ईमेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो पोर्ट नंबर 110 का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो मैं बता सकती हूँ आपको यहाँ पे, दैट इज़ DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर कहते हैं इसे। ये पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली आपके IP एड्रेसेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है हमारा कौन, DNS इनको कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअली में हम IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, तो हम डोमेन नेम याद करते हैं, लेकिन उसे कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, दैट इज़ DNS, जिसका प्रोटोकॉल नंबर है 53। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपको पता होने चाहिए, जो इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर हम एक नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, अगर मैं कुछ सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, और वो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होने के बाद डेटा को सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक नेटवर्क। तो कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, सो दैट दे कैन बी एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितना एरिया आपने कवर किया है। अब यहाँ बोला है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो नेटवर्क को मॉनिटर और नेटवर्क को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, तो कलेक्टिवली उसे क्या टर्म बोली जाएगी उसे। ऑप्शंस आर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क कंट्रोलर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन से क्लियर है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इसका आंसर बनने वाला है, बिकॉज नेटवर्क को मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है, नेटवर्क को मैनेज करना है बेसिकली, ठीक है, कि नेटवर्क जो है प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको वाईफाई की रेंज मिल रही है, उसके लिए सर्टेन डिवाइसेस कहीं ना कहीं लगे होंगे जो उसे मॉनिटर कर रहे होंगे। कई बार आप देखते हो कि आपकी वाईफाई की रेंज बिल्कुल ही गिर जाती है, आपको स्पीड नहीं मिल रही होती है, जो स्पीड होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, डेटा स्पीड। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, जो भी है उस चीज़ से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए सर्टेन टूल्स लगाते हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, दैट इज़, तो इसे हम बोलेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया था लिनस टॉरवल्ड्स ने, लिनस टॉरवल्ड्स, और इन्होंने अपने ही नाम पे इसको नाम दिया लाइनेक्स। ठीक है, लिनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था इन द ईयर अराउंड 1991 के आसपास इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है लिनक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये बनता है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो ओपनली अवेलेबल है फॉर ऑल द पीपल, सो एनीबडी कैन मॉडिफाई द कंटेंट, द लाइंस और द कोड, सोर्स कोड, एंड मेक इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो आप इस सोर्स कोड के अंदर। अच्छा जी, अब लाइनक्स को लाया क्यों गया था? यूनिक्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था एक टाइम पे, जिसको लिखा गया था सी लैंग्वेज के अंदर। हेंस जो लिनक्स है उसको भी सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है, सी और कुछ असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो यूनिक्स है वो प्रॉपरली कमांड बेस्ड यूज़र इंटरफेस था। लेकिन लाइनक्स के अंदर क्या करा गया, लिनक्स के अंदर थोड़ा सा तो कमांड बेस्ड तो यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स को भी इंक्लूड किया गया। यहाँ पे आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अंदर हमें ग्राफिक्स भी मिलते हैं। तो ये GUI और CUI का मिक्सचर कह सकते हो एक तरीके से आप। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बोला है इसमें से जो पॉइंट्स यहाँ दिए हैं ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट इज लिनक्स वॉज मेड टू कीप ऑन रनिंग। ठीक है, लिनक्स को रन करने के लिए बनाया गया था, ये पॉइंट तो ठीक है। लिनक्स इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, लिनक्स इज़ पोर्टेबल टू एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, और लिनक्स इज़ फ्री। देखो फ्री तो ये है, आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये ओपन सोर्स भी है, तीसरा ये हाँ रनिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये पोर्टेबल भी है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल? कि किसी भी हार्डवेयर पर आप इसको पोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने अपने घर के सिस्टम पे लिनक्स पे कुछ काम किया और उसको पेन ड्राइव में डाल के मैंने किसी और सिस्टम पे, इसमें लिनक्स डला हुआ है, उस पर काम करना चाहा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, तो वो चल जाएगा, नॉट अ बिग डील। पोर्टेबल तो ये होता है। लिनक्स इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, हाँ ये एक ऑप्शन इसकी लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, इसके अंदर कमांड बेस्ड सिस्टम होता है। मतलब इसमें आपको अगर फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए कमांड होती है, कैट कमांड है जैसे, ठीक है, कैट कमांड है, टच कमांड है, और जैसे आपको फाइल मूव करनी है तो MV कमांड है, कॉपी करनी है तो CP कमांड है। तो यहाँ पे कमांड भी चलती है साथ साथ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली कम माना जाता है। ठीक है, विंडोज़ तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन लिनक्स नहीं है इतना ही। ठीक है, ये पार्शली फ्रेंडली है लेकिन पार्शली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, यही इसका क्या है, लिमिटेशन है। एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ती हूँ, लिनक्स का जो आपका मैस्कट होता है, मैस्कट, ठीक है, जो पहचान लिनक्स की, वो एक पेंगुइन है, और उस पेंगुइन का नाम है टक्स। टक्स एक पेंगुइन है जो लिनक्स की एक पहचान है, इसका एक सिंबल है, मैस्कट कहते हैं इसे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें काफ़ी ज़रूरी थी हमारे लिए जो आपको समझ में आ गई है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिनक्स को किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मेनली यूज़ करी गई है, और भी अदर लैंग्वेज यूज़ करी है, बट मेनली सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और अराउंड 1991 सितंबर में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज a dash topology features a central connection point called the hub that may be a hub, switch और router। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन है हमारा टोपोलॉजी से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है वो फिजिकल अरेंजमेंट जिसमें हम अपने डिवाइसेस को अरेंज करेंगे ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो बहुत से तरीके होते हैं इसको अरेंज करने के, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, हब टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है। मान लीजिए ये सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट है, इस तरीके से इस पॉइंट से बाकी सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोपोलॉजी है इसे हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। ये हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक डिवाइस, ये हब है, ये हब हो सकता है स्विच या राउटर, ये है B, C, D और E। जैसे मान लेते हैं B को E से कम्युनिकेट करना है, तो ये B अपने डेटा को यहाँ पे पहले हब के पास भेजेगा, मतलब सेंट्रल कनेक्शन पे भेजेगा, और फिर ये जो मेन कनेक्शन है ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा।
क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। अगर ये हब होगा तो इसे ब्रॉडकास्ट कर देगा, और जो भी इसका रिसीवर होगा वो इसे रिसीव कर लेगा, और बाकी सारे इसे क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे, ठीक है। तो जो इसका मेन रिसीवर होगा जिसका आईपी एड्रेस मैच करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस से, वो इसे रिसीव करेगा, बाकी सारे इसे क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, अगर हमारा ये मेन सेंट्रल पॉइंट ही ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, इसमें कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई, तो आपका पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें बहुत डिपेंडेंसी रहती है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ये आपका क्रूशियल पॉइंट है, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्टार टोपोलॉजी होता है ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट रहता है जिससे सारे अलग डिवाइसेस जुड़े होते हैं, और ये आपको हेल्प करता है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो मोस्ट रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल, जिसमें डेटा लॉस या कनेक्शन ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो वो है हमारी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस हर अलग डिवाइस से कनेक्ट रहता है, तो इसके अंदर जो चांसेस हैं डेटा लॉस्ट होने की या कनेक्शन लॉस्ट होने की वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं बनाऊँ अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर एक डिवाइस से आपस में कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेटा लॉस्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया मैंने, अब ये आपस में कनेक्टेड है। तो जैसे मान लो अगर ये वाला वे ख़राब हो गया तो आप इससे चले जाओ, ठीक है, आप इससे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे ये मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। अब इसमें दो होते हैं, पार्शियली मैश या फुली मैश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर सी होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये होता है मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिबिलिटी वाइल डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे कुछ फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसे करनी पड़ती है, जिससे हमें पता लगता है कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसमें कितनी फिजिबल है, वो कितना जल्दी बन सकता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम चेक करते हैं। तो फिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। आपके जो भी आपका मान लीजिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कब कब तक बन जाएगा, कितना बजट रिक्वायर्ड है उसके लिए, या कितनी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग एरिया होते हैं फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, जिसमें हम बात करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की, मतलब कि आप चेक करते हो जो करंट रिसोर्सेज आपके पास हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्या वो इनफ है, क्या वो इनफ है आपके प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वो हम चेक करते हैं फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, टेक्निकलिटीज फिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, क्या वो इतनी रिक्वायर्ड है आपके सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, डिप्लॉयमेंट के बाद भी क्या मेंटेनेंस आप दे पाओगे, ऑपरेशनल जो फिजिबिलिटी है वो कैसी है आपकी, वो चेक करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होती है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कितना कॉस्ट लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, और कितना बेनिफिट होने वाला है उस डेवलपर को उस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हमारे कि पूरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसको निकाला जाता है कि कितना कॉस्ट लगेगा इसके अंदर। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल फिजिबिलिटी। क्या होता है, शेड्यूल फिजिबिलिटी। उसका मतलब क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है आपके प्रोजेक्ट को बनने में, ठीक है, कितना टाइम इसके अंदर लगने वाला है, कितने मेंबर्स इसमें रिक्वायर्ड होने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कौन कौन से अलग अलग एरिया के मेंबर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है दैट इज़ लीगल फिजिबिलिटी, दैट इज़ लीगल फिजिबिलिटी। ये सब होती है फिजिबिलिटी स्टडीज़, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है बिफोर एक्चुअली डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले ये सब पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। तो लीगल फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम ये चेक करते हैं कि जो कॉपीराइट है, लाइसेंस है, या जो सर्टिफिकेट्स होता है प्रोजेक्ट के, वो सब चेक होता है इसके अंदर कि वो ठीक तरीके से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सोशल मीडिया पे भी लिंक होगा, तो उसमें सोशल मीडिया लॉज वायलेट नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे लीगल फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि इसकी क्या क्या फिजिबिलिटी हो सकती है।
ठीक है। क्या ये जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, या फिर लीगली ये सही तो नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं ना कि सॉफ्टवेयर के यूज़ से वो गलत काम करते हैं या फिर उससे वो स्कैम करते हैं, तो वो स्कैम वाला तो नहीं है, तो ये सब चीज़ चेक करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है ये आपके अंडर होते हैं फिजिबिलिटी के अंदर क्राइटेरियाज। लेकिन जो कैपिटल फिजिबिलिटी है वो कुछ नहीं होता, ये एक रॉन्ग टाइप ऑफ फिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये आपका कोई भी टाइप ऑफ फिजिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है जी। ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल एम होता है फिजिबिलिटी स्टडी का वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चेक करती है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाने वाले हैं उससे क्या क्या हमें फ़ायदा होने वाला है, और कैसे हमारा जो कस्टमर है वो अपने बजट में अपने टाइम में उसको अच्छे से उसे रिसीव कर पाएगा या नहीं। तो ये हम चेक करते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये कोई टाइप ऑफ फिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्लाइंट मतलब बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, है ना। जैसे मान लीजिए आप गूगल खोलते हैं, आपके फ्रेंड ने भी खोल लिया गूगल, सब एक साथ ही कुछ सर्च कर रहे हो, तो सर्वर तो एक ही है। ठीक है, सर्वर एक है आपके पास, उस सर्वर पे आप सब सर्चेस अपनी डाल रहे हैं, आप सब अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, हर एक क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट सी, क्लाइंट डी अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करे जा रहा है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट सब भेज रहे हैं और आपका सर्वर रिस्पॉन्स करेगा उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। ठीक है। अब अगर एक टाइम पर मल्टीपल क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि सर्वर को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एक सर्टेन लिमिट तक ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर मोर देन दैट रिक्वेस्ट आ जाती है तो वहाँ हम बोलते हैं कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप कई बार देखते हो कि जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज की वेबसाइट पे कोई रिजल्ट आया आपका एग्ज़ाम का। ठीक है, उस टाइम पे ना कुछ देर के लिए वेबसाइट चलना बंद हो जाती है या फिर हैवी हो जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, ज़्यादा लोड बढ़ गया है। ठीक है, तो उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं होती जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स उसे अप्रोच कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो उस टाइम पर आप देखते हो वो वेबसाइट हैवी हो जाती है, आप रिजल्ट जल्दी से नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो वो कंजेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी दिवाली सेल चल रही है अमेजन पे और मल्टीपल कस्टमर्स एक टाइम पर कुछ बुकिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो जल्दी से रिफ़्रेश करते हो आप पेज, तो वो आपको दिखाई देता है कि वो ख़त्म हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि वो इतनी जल्दी होता है सेल, क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारा ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिटेशन बनती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की वो क्या होने वाली है, सेंट्रलाइज तो ये होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसका यूज़ कर सकता है, ये सेंट्रलाइज्ड है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो इसकी एडवांटेज है। स्केलेबल होता है, इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो आप, इसकी बैंडविड्थ और बढ़ा दोगे तो और नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, एक सर्वर को आप मल्टीपल अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, सिक्योरिटी भी इसके अंदर रहती है। ठीक है, लेकिन जो ट्रैफिक कंजेशन है वो इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो हमने नेटवर्क को डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया दे कवर। ठीक है, कौन से एरिया को वो कवर कर रहे हैं, एरिया के बेसिस पे हमने नेटवर्क को डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। जैसे हमने करा है लैन में, लैन, मैन, वैन। ठीक है, ये तीन बेसिकली होते हैं। इसके अलावा कई बार कैन भी हम पढ़ा देते हैं, तो कैन भी इसका टाइप माना जाएगा। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में एक लैब है, आपके सॉरी कॉलेज में एक लैब है कंप्यूटर की, उसके अंदर 10 पीसी कनेक्ट है, 10 से 20 पीसी कनेक्ट है, तो वो आपस में सारे पीसी कनेक्टेड है, तो वो एक छोटा सा क्या है, लैन का एग्जांपल है, जिसमें हम 10 to 20 पीसीस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग लैंड्स को आपस में अगर जोड़ दें तो वो बन जाता है एक मैन। जैसे मान लीजिए आपका जो केबल टीवी नेटवर्क होता है, जो आपके एरिया में एक सिटी के अंदर लिमिटेड होता है, उसे हम बोल सकते हैं मैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लैन जो होता है वो विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ स्कूल और विद इन अ होम हो सकता है। लैन आपके घर में भी लैन लगता है,
मैन जो होता है वो आपकी सिटी टाउन को कवर करता है, तो इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, इसका जो एरिया है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो वैन है वो आपकी कंट्री तक को कवर कर सकता है, ठीक है, कंट्री या बड़े बड़े आपके जो एरियाज़ हैं उन्हें कवर करता है। तो पूरी कंट्री में अगर मुझे लगाना है तो मैं वैन लगा सकती हूँ। ऐसे ही जो इंटरनेट है वो बहुत सारे वैन्स का एक कलेक्शन है, तो वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो इंटरनेट है वो एक वैन का एग्जाम्पल है। इट इज़ कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है आपका इंटरनेट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो कैन है, कैन हम एक कैटेगरी बना देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे आपके कॉलेज में बहुत सारी जगह पे पीसीज लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब होती है एक कॉलेज के अंदर, तो उन सभी लैब्स को, उन सभी सिस्टम्स को जो आपस में सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन करा हुआ है, दैट इज़ कैन, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आपकी कॉलेज के सारे जितने भी पीसीज हैं, डिवाइसेस हैं, उनको आपस में अगर कनेक्ट करेंगे एक नेटवर्क के साथ, दैट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी जो रेंज है अक्रॉस द कंट्री तक किसकी रेंज है। तो इसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा होता है कवरेज के तौर से अगर देखें तो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ रही होगी। अगर कोई फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू इन आरईएस। तो ये क्वेश्चन भी आपका सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और कोड को देख के आपको आरईएस की फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन है 205, 210, 200 और 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंट मेन, इंट वैल 0, दो वेरिएबल है, एक वैल है, एक आर है, एक में 0 है, एक में 200 है। इफ में कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के ट्रू अगर होता है ये तो प्रिंटफ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको साफ साफ लिखूँ, देखो ध्यान से, इफ वैल, ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, देन आर इक्वल टू वैल प्लस में 5, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे पहले इस ऑपरेटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे, बेसिकली तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल और की बात करती हूँ मगर मैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, एक होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है, तीन ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल नॉट। इसका सिंबल होता है ये एंड सिंबल होता है, एंड इसका इस तरीके से होता है और यहाँ पर इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अब देखो इस सिंबल का मतलब क्या है, लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया है, तो इस ऑपरेटर के ये जो आपका पहला ऑपरेंड है, ये जो दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है, ये दोनों ऑपरेंड अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ये तो आपका लॉजिकल एंड में होता है। लेकिन लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में क्या होता है, जो पहला ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड है, अगर एक भी ट्रू है, मान लीजिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी आंसर आपका ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी आपका आंसर ट्रू होगा। ये दोनों एक साथ फॉल्स है तो ही आपका आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली आंसर ट्रू है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा आपका जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स के टर्म में देते हैं। लॉजिकल नॉट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, लॉजिकल नॉट कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर है, अगर एक्सप्रेशन 0 आ रहा है तो लॉजिकल नॉट लगाने से वो 1 हो जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 आ रहा है तो लॉजिकल नॉट लगाने से वो 0 हो जाता है, बेसिकली इन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, मतलब दोनों ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड अगर ट्रू है तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स तो इफ़ ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो वैल के अंदर क्या रखा हुआ है, 0, पहले ही आपका ऑपरेंड पहला ही ऑपरेंड 0 हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पे तो कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा बाय द कंपाइलर, पहले ही इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्योंकि एक भी अगर 0 हो गया तो 0 को हमारे यहाँ फॉल्स बोलते हैं, ठीक है, 0 को सिस्टम में क्या बोलते हैं, 0 को फॉल्स कहते हैं हम यहाँ पे, और 1 को हम ट्रू बोलते हैं, या नॉन ज़ीरो को हम ट्रू बोलते हैं। अगर नॉन ज़ीरो कोई नंबर है, 1 है या कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, तो वो ट्रू ट्रीट होता है,
अदरवाइज 0 इज फॉल्स, तो पहला ही फॉल्स हो गया। दूसरा ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो तब भी आंसर फॉल्स रहेगा, बिकॉज आपका बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये इवेल्युएट ही नहीं होगा। और यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। और अगर इफ़ में लिखी हुई स्टेटमेंट फॉल्स, तो इफ़ में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा। ये पूरा जो आपका प्रोग्राम है चल जाएगा और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगी स्क्रीन। लेकिन आपसे यहाँ पे आर ई एस की वैल्यू पूछी है, तो आर ई एस की वैल्यू तो हमारी 200 ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है आर ई एस इक्वल्स टू वैल प्लस 5, 0 + 5 इक्वल्स टू 5, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये 5 तो कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज पहला ही ऑपरेंड फॉल्स था, दूसरा निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है इस केस में। तो आंसर आर ई एस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये 5 नहीं आएगा, ये 200 ही आएगा। ठीक है जी, ये 200 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे किसी भी आईडीई पर इसको लिख कर एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक बार चेक करें फटाफट से, तो मैं इसे कॉपी करके फटाफट से आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप अपने घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो, किसी भी आईडी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेव का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी एक सर्टेन आईडी का इस्तेमाल करके, इसमें सी और C++ के प्रोग्राम चलते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। हैश इंक्लूड यहाँ पे हेडर फाइल लगा देते हैं, stdio लगती है सी प्रोग्राम के लिए हेडर फाइल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं फटाफट से, new.c, मैंने .c हमारी होती है एक्सटेंशन टू सेव द सी प्रोग्राम्स। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, तो रन हो रहा है। देखो यहाँ पे आंसर में कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट ही नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट पूरी फॉल्स हो गई थी। अब अगर मैं यहाँ पे इस आर ई एस की वैल्यू भी प्रिंट करवा लूँ, तो देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, प्रिंट एफ %d लगाया मैंने, बिकॉज आर ई एस एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर %d यूज़ करना पड़ेगा। आर ई एस लिखा यहाँ पे मैंने इस तरीके से, इसको सेव कर दिया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया, तो अब आप देख पा रहे हो 200 आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। मतलब आर ई एस की वैल्यू, जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उसमें आपसे आर ई एस की वैल्यू ही पूछी थी, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ आर ई एस, तो वो अनचेंज रहेगी, वो आपकी 200 ही रहने वाली है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड हटा के लॉजिकल और लगा दूँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। अगेन कंपाइल एंड रन करेंगे, तो अब आप देख रहे हो आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है और साथ में 5 दिखाई दे रहा है। मतलब जो पहले वाला प्रिंट एफ है इसने तो हेलो वर्ल्ड दिया, और दूसरे वाले प्रिंट एफ ने आपको आर ई एस की वैल्यू 5 दी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ फटाफट से और मैं इसे यहाँ पे ले आऊँ, एक मिनट, एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए, अब इस केस में आंसर हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड और 5 भी आ रहा है, क्योंकि जब ये वाला केस में लॉजिकल और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? लॉजिकल और ऑपरेटर। तो मैंने बताया था अभी अभी कि लॉजिकल और क्या बोलता है, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो भी ट्रू, मतलब अगर मिनिमम एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, वैल तो हमारा 0 है, तो ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो अगर एक फॉल्स हो गया तो दूसरा निकालता है, ताकि क्या पता दूसरा फॉल्स ना ट्रू हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे आंसर 5 हो गया, ठीक है, जो कि आर ई एस में हो जाएगा 0 + 5 5। तो एक नॉन ज़ीरो है ये वाला, एक ज़ीरो है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, बीच में लगा है लॉजिकल और। तो बताया था मैंने अभी, एक फॉल्स है एक ट्रू है, अल्टीमेटली लॉजिकल और ऑपरेटर विल गिव यू ट्रू एज योर आउटपुट। ठीक है, तो इट विल गिव यू ट्रू एज योर आउटपुट। इट मीन्स this if statement gets true in that case and hence the printf statements get printed। तो hello world आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो पहला printf चल गया, इसके बाद if ब्लॉक के बाद, if ब्लॉक यहाँ बंद हो गया, इसके बाद printf में res की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे तो अब बदलाव हो गया है। कैसे? res की वैल्यू यहाँ पे चेंज तो करी है अभी आपने, res में आपने 0 + 5 5 डाल दिया, तो अब आर ई एस की वैल्यू 200 नहीं है, 200 से अब ये 5 पे आ गई। ठीक है, तो 5 हो गई इसकी वैल्यू, तो अब यहाँ पे आंसर 5 आएगा। पहले वाले केस में क्योंकि सेकंड ऑपरेंट इवेल्युएट ही नहीं हुआ था, इसलिए आपका आंसर 200 अनचेंज रहा, लेकिन इस वाले केस में
आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है बिटवीन लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स ही आता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस पसंद आए, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लस माइनस को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जल्दी एक फुल फ्लैज कोर्स आएगा आप सबके लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।